हेलो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से बताना चाहता हूं कि स्टैंड अप क्लासेस का एक और नया चैनल बन चुका है जहां पे डेली आपकी एग्जाम सिलेबस से रिलेटेड टॉप लेवल के जीके और करंट अफेयर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं ताकि जो आपकी एग्जाम की तैयारी है वो और बेहतर से बेहतर हो सके। सो प्लीज़ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में वहाँ पर जितनी भी वीडियोज़ दी गई हैं सभी वीडियोज़ को देख लीजिए, क्योंकि सभी वीडियोज़ आपके एग्जाम के लिए बेहद और बेहद महत्वपूर्ण है। और जैसा प्यार और सपोर्ट आपने स्टैंड अप क्लासेस को दिया है, ठीक वैसा ही प्यार और सपोर्ट आप इस चैनल को भी जरूर दीजिएगा सब्सक्राइब करके। इस चैनल का नाम है ऑनलाइन स्टडी हब। गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर थ्रिलिंग प्रैक्टिस सेट ऑफ जीके। तो फाइनली क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस आपको बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑफकोर्स ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। सो तो क्वेश्चंस यदि आपको पसंद आते हैं तो आपको भी पता है क्या करना है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बाकी चलिए क्वेश्चंस को देखना शुरू करते हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ में इस वीडियो के अंत तक, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो सके, क्योंकि आपको भी पता है कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। सो चलिए लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, वो है कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है और कई बार हमारे एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। तो मोहम्मद गौरी ने जयचंद को चंदावर के युद्ध में पराजित किया था। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट है। तो जयचंद जो है मोहम्मद गौरी द्वारा किस युद्ध में पराजित किया गया था? चंदावर के युद्ध में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अब यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग कहेंगे कि सर आप एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार क्यों दोहराते हैं। तो इससे आपको ही फायदा होगा कि मैं जब एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार जो है दोहराता हूँ, तो आपको कई बार जब वो चीज़ सुनने को मिलता है तो आसानी से आपको याद हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शहर जो है फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। तो इन चारों ऑप्शन में से जो है, चारों शहरों में से कौन सा शहर जो है फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? ऑप्शन ए फतेहाबाद, ऑप्शन बी जौनपुर, ऑप्शन सी फतेहपुर, या फिर ऑप्शन डी हिसार। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन नंबर सी है फतेहपुर, ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, 13वीं से 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक किसकी खेती नहीं करते थे? तो 13वीं 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक किसकी खेती नहीं करते थे? ऑप्शन नंबर ए गेहूं, ऑप्शन नंबर बी जौ, ऑप्शन नंबर सी चना और ऑप्शन नंबर डी मक्का। तो मैं आपको बता देता हूं कि 13वीं 14वीं शताब्दी में जो भारतीय कृषक थे वो मक्का की खेती नहीं करते थे। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, रैदास, सेना और कबीर किसके अनुयायी थे? तो रैदास, सेना और कबीर किसके अनुयायी थे? ये तो आपके लिए बेहद और बेहद महत्वपूर्ण है, और ये आप लोग कक्षा 6 में ही पढ़े थे कि कबीरदास किसके अनुयायी थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है नामदेव, ऑप्शन नंबर बी रामानुज, और ऑप्शन नंबर सी वल्लभाचार्य, और ऑप्शन नंबर डी रामानंद। तो मैं आपको बता देता हूं कि रैदास, सेना और कबीर जो थे वो रामानंद के अनुयायी थे। ठीक है, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का नाम क्या था? आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद कर लीजिएगा। यदि आपके एग्जाम में नहीं भी पूछा जाता है, लेकिन फिर भी ये जीके का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर याद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है राणा रतन सिंह, ऑप्शन नंबर बी राजकुमार भोजराज, ऑप्शन नंबर सी राणा उदय सिंह, और ऑप्शन नंबर डी राणा सांगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका राजकुमार भोजराज। ठीक है, कौन है? राजकुमार भोजराज। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। तो कवित्री मीराबाई के पति का क्या नाम था? राजकुमार भोजराज। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पे देखिए, यदि मैं आपको यहाँ पे 15 से 16 क्वेश्चन प्रोवाइड कराता हूँ, यदि आप 12 से 13 क्वेश्चन आसानी से कर लेते हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपकी एग्जाम की तैयारी बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। ठीक है, और साथ में आप लोग मुझे लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप 15 से 16 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही कर पाए हैं। बाकी एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि यदि अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, सो प्लीज़ अभी जाइए इंस्टाग्राम पे स्टैंड अप क्लासेस सर्च कीजिए, चैनल के नाम से ही वहाँ पे आईडी है, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। यदि कोई भी दिक्कत होती है वैकेंसी से रिलेटेड या फिर एग्जाम की तैयारी से रिलेटेड, तो आप वहाँ मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए, आपके मैसेज का मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। सो प्लीज़ जाइए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लीजिए यदि आप इंस्टाग्राम चलाते हैं। सो चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन से संसद का अस्थायी एवं उच्च सदन है? तो इनमें से जो है कौन सा संसद का एक अस्थायी और उच्च सदन है? ये आप लोग कक्षा 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है,
चलिए, ऑप्शन नंबर ए है राज्यसभा, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा, ऑप्शन नंबर सी ये दोनों, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा जो है संसद का एक अस्थायी और उच्च सदन है, जरा बताइए मुझे। चलिए, मैं आपको बता देता हूं कि इसमें से जो राज्यसभा है, ठीक है, ये संसद का अस्थायी और सबसे उच्च सदन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बार नहीं 100 बार से ज्यादा आपके नेवी में और SSR AA में भी पूछा जा चुका है। तो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, जरा बताइए मुझे। चलिए, मैं आपको बता देता हूं कि संसद की जो संयुक्त बैठक होती है उसकी जो अध्यक्षता की जाती है वो की जाती है लोकसभा स्पीकर के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अब जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों वो है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी थी। ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र देव, ऑप्शन नंबर बी प्रताप रुद्र देव, ऑप्शन नंबर सी बीरबल और ऑप्शन नंबर डी सुंदर पांडे। चलिए, मैं आपको बता देता हूँ कि अलाउद्दीन खिलजी ने हिंदू शासक रामचंद्र देव को राय रायन की उपाधि दी थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, मैं आपसे 10 बार कहता हूँ, चाहे वो प्रैक्टिस सेट के मैं क्वेश्चंस कराऊँ या फिर डिटेल स्टडी के, सारे क्वेश्चंस का एक नोट बनाते हुए चलिए। और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आप लोग जो है नोट जरूर बनाए होंगे, क्योंकि ये चीज़ मैं पिछले 3 महीने से कहते आ रहा हूँ, ठीक है। और यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं फिर बाद में मुझसे मत कहिएगा कि सर आपने ये नहीं पढ़ाया या फिर ये चीज़ इंपॉर्टेंस था ये छोड़ दिया गया, ठीक है, क्योंकि मैं सब कुछ सीरियल वाइज आपको अभी तक पढ़ाते आया हूँ, ठीक है। तो अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने अमृतसर की नींव रखी। तो इनमें से किसने जो अमृतसर की नींव रखी थी। चलिए, ऑप्शन नंबर ए है गुरु अमरदास, ऑप्शन नंबर बी है गुरु रामदास, ऑप्शन नंबर सी गुरु अर्जुन देव और ऑप्शन नंबर डी गुरु हरगोविंद। तो इनमें से किसने जो है अमृतसर की नींव रखी थी। चलिए, मैं आपको बता देता हूँ कि इनमें से गुरु रामदास ने अमृतसर की नींव रखी थी। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग को निषिद्ध किया था। देखिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जा चुका है और आपके लिए महत्वपूर्ण भी है। तो किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग को निषिद्ध किया था। तो वो थे आपके जहांगीर। कौन थे, जहांगीर। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन यदि आपको नहीं पता है या फिर इसके आंसर नहीं पता है तो आप कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो बताइए मुझे किस भारतीय राज्य के जो है मसालों का बगीचा कहा जाता है। किस राज्य को कहा जाता है। तो केरल को जो है मसालों का बगीचा कहा जाता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। तो केरल राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। अब ये भी बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100 बार से ज़्यादा जो है पूछा भी जा चुका है और आप लोग ये शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कौन सा जो है राज्य गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो वो है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है भारत में लोकसभा का विघटन कौन करता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि अगर आपसे पूछा जाए कि चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है कौन सा राज्य करता है तो आप क्या कहेंगे, पश्चिम बंगाल, ठीक है, याद रखिएगा। गेहूं का सबसे सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, उत्तर प्रदेश। और वहीं यदि चावल का पूछ लिया जाए तो पश्चिम बंगाल आप कहेंगे, ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है। तो लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है आपके जो है भारत में। चलिए, मैं आपको बता देता हूँ कि जो राष्ट्रपति होता है वो आसानी से लोकसभा का विघटन कर सकता है आपके भारत में, ठीक है, याद कर लीजिएगा, उसको पूरा अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न आपका राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम जो है आयु कितनी होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गलती हो गया, काम कम हो गया, ठीक है, ये कम से कम है। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, ये तो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है आपके। तो इनमें से जो है बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए। तो वो है आपका 30 वर्ष, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। कम से कम आपकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए यदि आप राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते हैं, ठीक है, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों का विशेष उल्लेख करता है। ये भी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों का जो है विशेष उल्लेख करता है। तो वो है आपका अनुच्छेद 40, ठीक है। अनुच्छेद 40 जो है भारतीय संविधान का वो जो है विशेष रूप से आपके ग्राम पंचायतों का उल्लेख करता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अनुच्छेद 40 ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर बना हुआ है। ये नहीं पता है तो आपको कुछ नहीं पता होगा क्योंकि ये पिछले एग्जाम में भी आपके पूछा गया था, ठीक है। तो फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर बना हुआ है। तो ये बना हुआ है आपका नई दिल्ली में। कहाँ पे, नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अब इसके बाद जो अगला प्रश्न है ये आप सभी के लिए क्योंकि आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है,
और आप सभी के लिए बेहद बेहद और बेहद महत्वपूर्ण है। तो जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से, चूंकि रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए लेकिन फिर भी रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि ये आपकी गलती है कि आप लोग जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोग पूरा वीडियो देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन भी देखते हैं, लेकिन उसका आंसर नहीं कमेंट करके बताते हैं। आपको पता होता है फिर भी। तो जब आप इतना नहीं करेंगे तो फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे? तो फिर पता कैसे चलेगा कि आप अपनी तैयारी किस रूप में कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? सो रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जितने भी लोग देख रहे हैं इस क्वेश्चन का जो है आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन है, बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए। बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1932 में, ऑप्शन नंबर बी 1936 में, ऑप्शन नंबर सी 1937 में और ऑप्शन नंबर डी 1938 में। सो जो राइट आंसर होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आप लोगों ने वादा किया था वीडियो बढ़िया लगेगा, क्वेश्चंस बढ़िया होंगे, तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ में वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप या फिर व्हाट्सएप स्टेटस पे, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं जो नेवी की तैयारी कर रहे हैं वो भी देख सकें। और साथ में चैनल पर नए हैं तो आपको भी पता है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि ऐसी ही वीडियोज़ मैं रेगुलर लेकर के आता हूँ ताकि आपकी एग्जाम की तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, जो नया वाला चैनल जो मैंने आपको बताया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वहाँ पे जितनी भी क्लासेस दी गई हैं सबको देख लीजिएगा, क्योंकि सभी क्लासेस आपके एग्जाम के लिए बेहद बेहद और बेहद महत्वपूर्ण है। सो चलिए धन्यवाद।